ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, आज के सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। हम आज सिंध को और केपीके को, दो मेन जो पाकिस्तान के प्रोविंसेस हैं, इनको खत्म करने की कोशिश करेंगे। इनकी डिटेल्स को आज कंप्लीट करेंगे। कल हमने सिंध के बारे में बेसिक डिटेल्स पढ़ी थी। आज की हमारी डिस्कशन में सिंध की तमाम वो चीजें शामिल होंगी जो क्वेश्चन इससे पहले वाले पेपर में आ चुके हैं। सो हम जो है प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो उनके आंसर्स को इस दफा समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट टाइम मैंने एरिया बताया था कि सिंध का टोटल एरिया कितना है। सो जो क्वेश्चन जिनको पहले मैं आंसर दे चुका हूँ उनको मैं रिवाइज नहीं करूंगा, बल्कि उस क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे कि आपसे उसका आंसर लें। सो व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ सिंध? कितना है जी सिंध का एरिया? व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ सिंध? याद है या किसी को नहीं याद है? ग्रेट, हो गई जी। 1,40,914। ग्रेट, हो गई। अब जो है हम वो सिटीज भी डिस्कस करते चले जाएंगे जो कि बार बार पेपर में जो है वो आती हैं। सिंध के अंदर एक शहर है, उस शहर को हम उमरकोट के नाम से जानते हैं। उमरकोट बड़ा फेमस है। ये वही इलाका है जिसे हम अमरकोट के नाम से भी पहले जानते हैं। तो मुझे बता सकते हैं कि अमरकोट या उमरकोट के अंदर एक जो है वो मुगलिया बादशाह पैदा हुआ था? बता सकते हैं वो कौन सा वाला है? उमरकोट के अंदर जो है एक मुगलिया बादशाह जो है वो पैदा हुआ था। बता सकते हैं वो कौन है? वो अकबर है। ग्रेट, हो गया। सो जी, ये बर्थ प्लेस ऑफ अकबर जो है वो यहाँ पे है, इसके अंदर जो है वो हुई थी। सो अमरकोट के बारे में कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है। पहली, अमरकोट जो है जिस डिवीजन में फॉल करता है, एक तो ये डिस्ट्रिक्ट खुद है। इसके डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जाए कि अमरकोट का डिस्ट्रिक्ट क्या है, वो उमरकोट इन इटसेल्फ है। और अगर पूछा जाता है इसकी डिवीजन जो है, तो इसकी डिवीजन जो है वो मीरपुर खास है। तो जी, मीरपुर खास डिवीजन से ये शहर जो है वो ताल्लुक रखता है। वजह शहरत इसकी ये है कि यहाँ पे बादशाह अकबर जो है वो पैदा हुआ था। तो इसी तरह से अब हम आगे बढ़ते बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे हमें कुछ और पॉइंट्स को, कुछ सूफिया ग्राम को, कुछ टॉम्स को, कुछ श्राइन्स को, जो जो चीजें हमारे पास पेपर में आ चुकी हैं, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। सिंध के बारे में एक और हिल यहाँ पे बहुत मशहूर है जिसे हम गोरख हिल कहते हैं। गोरख हिल, नाम से जाहिर है कि गोरख सिंधी जुबान का वर्ड है। पूछा जाता है गोरख किस जुबान का वर्ड है? सिंधी का है। गोरख हिल जो है एक पहाड़ी सिलसिला है। बेसिकली ये एक ऐसा पहाड़ी सिलसिला है जो कि सतह जमीन से 5,689 फीट की बुलंदी पे है। 5,689 फीट। लेकिन अगर हम इसे मीटर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो ये 1,734 मीटर के करीब जो है वो टोटल इसका ऊंचाई बनती है, एलिवेशन बनती है। इसके साथ साथ गोरख हिल जो है, इसके बारे में पूछा जाता है कि ये किस रेंज में वाक़ है। जो माउंटेन्स हैं, हर पहाड़ी सिलसिला किसी दूसरे बड़े पहाड़ी सिलसिले का के साथ मिलता है। सो किरथार माउंटेन्स जो है वो हमारे पास ऐसी माउंटेन्स हैं जो कि गोरख हिल को अपने अंदर समोए हुए हैं। सो ये हमारे पास गोरख हिल की डिटेल्स हैं। लेकिन कुछ ऐसी डिटेल्स और भी हैं जो आपको समझनी है। एक चीज ये भी समझ है, वो मड़ी कहा जाता है सिंध का। मड़ी कहा जाता है, ये जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर वाक़या है, जिस सूबे के अंदर वाक़या है, उसको हम दादू कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट दादू जो है। गोरख हिल जो है अगर आप कराची से इसका डिस्टेंस जानना चाहें, जो कि एक दफा पूछा जा चुका है, कराची से गोरख हिल पहाड़ी सिलसिले का फासला 423 किलोमीटर है। कोई 7-8 किलोमीटर की ड्राइव है। और यहाँ के लोग जो है वो गोरख हिल को जाना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो काफी कम रहता है। तो जी, ये हमारे पास जो है वो डिटेल्स है। मैं समझ नहीं सका हसन, आपका क्वेश्चन क्या है? अगर आप इसे दोबारा पुट कर दें तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा इसको समझना। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? तो जी, ये गोरख खेल के बारे में कुछ डिटेल्स हैं। कल मैंने आपको बताया था व्हाट इज द एरिया ऑफ सिंध। ये टोटल लिखा हुआ है ऊपर सबने। 1,40,914 स्क्वायर किलोमीटर। जी जी, आप सही कह रहे हैं। 1,40,914। ठीक है। अच्छा जी, कल मैंने आपको बताया था कि सिंध की प्रोविंशियल असेंबली जो है वो उसके अंदर मेंबरान की तादाद कितनी है?
कोई मुझे बता सकता है कि सिंध की प्रोविंशियल असेंबली के अंदर कितने मेंबरान हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कि सिंध की सूबाई असेंबली जो है वो इसका हिस्सा है? 168 सीट्स जो है वो यहाँ पे हैं। बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ से डिटेल्स जो हैं वो, और इस वक्त जो है वो इनके प्राइम मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी कौन है? इनके प्राइम मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी कौन है जी? सुहेल राजपूत जो है। ग्रेट। वाह। आगे बढ़ते हैं। अब की दफा हमें सिंध से एक ऐसी शोहरा आफाक शख्सियत का नाम और उनके बारे में डिटेल्स डिस्कस करनी है जो तकरीबन हर दूसरे पेपर का हिस्सा है। मैं बात कर रहा हूँ सचल सरमस्त का। सिंधी में अगर मैं इनका नाम लूं तो वो सच्चू सरमस्त होगा, लेकिन सचल सरमस्त जो है वो उसके नाम से मशहूर है। सचल सरमस्त के बारे में तफसीलात जानने से पहले जान लीजिएगा कि सचल सरमस्त इनका नाम उर्फ आम में मशहूर हुआ। हकीकत इनका नाम अब्दुल वहाब फारूकी है। अब्दुल वहाब फारूकी। अब्दुल वहाब फारूकी जो है पैदा होते हैं 1739 में। डेट ना भी याद रहे तो भी कोई बात नहीं। इनकी डेथ होती है 1827 में। अलबत्ता अलबत्ता इनकी जो डेट ऑफ डेथ है वो याद रहनी चाहिए। ये एक सिंधी सूफी पोइट है। आपसे अक्सर औकात ये पूछा जाता है कि ये कौन से पोइट हैं। सिंधी के अंदर जो है सूफी पोइट हैं वो सचल सरमस्त हैं। और इनको जो है सिंध से ये ताल्लुक रखते हैं। सिंध के जिस इलाके से जो है, याद रखिएगा एक वक्त था सिंध को मैरान भी कहा जाता था। ठीक है। सो जी, सचल सरमस्त हैं। सचल सरमस्त जो है वो, इनका इलाका जहाँ पे इनकी पैदाइश होती है और जहाँ पे डेथ होती है उसको हम खैरपुर के नाम से जानते हैं। ये आज भी सिंध के अंदर इलाका जो है वो मौजूद है। तो सुन्नी मुस्लिम थे, सूफिया कराम थे, सूफी इज्म को प्रमोट करने वाले थे। सचल सरमस्त जो है वो शायरी लिखा करते थे 7 लैंग्वेजेस में। 7 लैंग्वेजेस में सचल सरमस्त जो है वो इन्होंने अपनी शायरी लिखी। अब वो लैंग्वेजेस कौन से हैं? पहले नंबर पे डेफिनेटली जिस जुबान के अंदर ये पैदा होते हैं, जिसको सीखते हैं उसी में लिखेंगे, वो सिंधी है। उसके बाद सिराइकी के अंदर लिखते हैं। उसके बाद पर्शियन के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद उर्दू में इनकी शायरी मौजूद है। उसके बाद बलोची के अंदर मौजूद है। उसके बाद पंजाबी के अंदर मौजूद है। अंदाजा कीजिए कि कितने ब्रिलियंट थे। और आखिरी जुबान जो है वो अरेबिक में भी इनकी पोइट्री मौजूद है। सो ये सचल सरमस्त हैं। सचल सरमस्त जो है, इनकी जब पैदाइश होती है और ये सूफी मुस्लिम है, इन्होंने सिंधी पोइट्री को बहुत सी चीजें दी। हिंदी पोइट्री को बहुत सी ऐसी चीजें दी जो बाद में आने वाले लोगों को जो है वो बहुत गाइडलाइंस देती हैं। यही वजह है कि इनका जो है वो एनुअल उर्स यानी सालाना उर्स भी मनाया जाता है। इनकी डेथ एनिवर्सरी या सालाना उर्स जो है वो रमजान के महीने में 13th डे ऑफ रमजान को सेलिब्रेट किया जाता है। 13th डे ऑफ रमजान को सेलिब्रेट किया जाता है। सचल सरमस्त की उर्स के मौके पर, इनकी डेथ एनिवर्सरी के मौके पर जो सूफी आज भी शायरा हैं, आबिदा परवीन हैं और दूसरे लोग हैं, ये जाते हैं और वहां पे म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स होते हैं या लिटरेरी कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो होती हैं। सो ये डिटेल्स हैं सचल सरमस्त के बारे में। सो जी, सचल सरमस्त के बाद डिटेल में हम आगे बढ़ते हैं और अब हम सिंध के अंदर अगली चीज को डिस्कस करें। दिबेल। दिबेल का इलाका जो है वो हम उस पर बात करना चाहेंगे। अब मुझे बताइएगा कि दिबेल जो है वो क्यों फेमस है? दिबेल में ऐसा क्या हुआ था? जी जी, खैरपुर में डेथ हुई थी। दिबेल अगला इलाका जो सिंध के अंदर फेमस है, दिबेल। मोहम्मद बिन कासिम या MBQ जो है वो यहाँ पे आए थे। बेसिकली ये एक ऐसी पोर्ट है, ये एक ऐसी लैंड है जो कि आज मॉडर्न कराची के अंदर लोकेटेड है। ये लैंड जो है बहुत फेमस है हिस्टोरिकली। अगर हम इसको देखें तो ये वही जगह है जहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम आए थे। ये वही जगह है जहाँ से जो है वो इसके बाद उन्होंने प्रोसीड फर्दर किया था। सो जी, मोहम्मद बिन कासिम जो है वो दिबेल के मुकाम पे 711 में आए थे। ये बात तो आपको बिल्कुल रोजे रोशन की तरह आया है। सो मोहम्मद बिन कासिम जो है वो दिबेल के मुकाम पे, दिबेल से आगे एक और चीज भी है, एक और सिटी भी है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। वो इलाका है भंभोर का।
तो इसे बनबोर कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये बनबोर क्या है और हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बनबोर जो है वो बनबोर जो है वो एक सिटी हुआ करती थी। एक ऐसी सिटी थी जो थी, अब नहीं है। कहानी में पीछे चलते हैं और हम वापस जाते हैं फर्स्ट सेंचुरी बीसीई में। फर्स्ट सेंचुरी बीसीई में जब हम वापस जाते हैं तो एक शहर था, मॉडर्न डे, जो जहाँ पे आज सिंध है। इसमें इस शहर की जो है वो बाकियात या ruins ही अब जो है वो पाई जाती हैं। तो बंदोड़ का इलाका एक ऐसा इलाका है जो कि कराची में, सिंध में मौजूद होता था। सबसे पुराने वाला शहर होता था। ये एक ऐसा शहर था जो कि 8वीं सदी से, 8th सेंचुरी से लेके 8th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी तक मुस्लिम्स ने इसको मैनेज किया था। इस सिटी को जो है वो मैनेज किया था। और यही वजह है कि यहाँ से जो कल्चर था उसने पूरे के पूरे सिंध को मुतासिर किया 13th सेंचुरी तक। बनबोर का इलाका वो वाहिद इलाका है सिंध का जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर भी शामिल है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर भी शामिल है, जिसको 2004 में जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने जो है वो सबमिट करवाया था। तो 2004 में इसको सबमिट कर लिया गया और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर जो है वो शामिल है। जब हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करते हैं, एक जहन में क्वेश्चन आता है, ये होता क्या है? चलिए आज हम इसकी भी बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो है क्या? वर्ल्ड हेरिटेज साइट, देखिए, कोई भी जगह ऐसी, कोई भी जमीन ऐसी, कोई भी पॉइंट ऐसा जो कि अहमियत का हामिल हो इंटरनेशनल दुनिया के लिए, बैनुल अक़वामी दुनिया के लिए, यूनाइटेड नेशंस का एक इदारा उसको सिक्योर कर लेता है, महफूज कर लेता है। उसको सिक्योर करने की, महफूज करने की वजह क्या है? ताकि आने वाले लोग उसको देख सकें। ये यूनेस्को जो है, कुछ बुनियाद है, कुछ तरीकेकार हैं, कुछ मेरिट्स हैं जिनकी वजह से किसी भी इलाके को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाता है। या तो वहां पे कोई ऐसी चीज हो जो कि कल्चरली इम्पोर्टेंट हो, कोई ऐसी चीज हो जो कि हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट हो, कोई ऐसी चीज हो जो कि साइंटिफिकली इम्पोर्टेंट हो। सो अगर कोई ऐसी चीज मौजूद है तो उसे ये अपने साथ महफूज कर लेता है। तो ये हमारे पास यूनेस्को के बारे में कुछ डिटेल्स हैं। यूनेस्को साइट जो है, इसके लिए जरूरी है कि उस जगह का थोड़ा यूनिक होना जरूरी है। अगर वो जगह यूनिक नहीं है तो डेट मीन्स कि, जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज, ये कैमरा स्विच ऑफ कर दिया गया कि मैं कैमरा बंद कर दूं इनका। ओके। सो जी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए जरूरी है कि वो जगह जो है वो मुनफरिद होनी चाहिए, जियोग्राफिकली, कल्चरली, सारी की सारी चीजें जो हैं। या तो वो किसी इलाके का जो है ऐसा स्ट्रक्चर हो जिसके अंदर कोई ना कोई बाकियात या कल्चरली चीजें जो है वो महफूज होनी चाहिए। सो जनवरी कुछ देर पहले गुजरा है। टोटल वर्ल्ड हेरिटेज के साइट्स के पास पता है कितनी बिल्डिंग्स हैं? 1157, 1157 टोटल जो है वो साइट्स हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के पास है। और इनमें पता है कितनी कल्चरल हैं, जो कल्चर को, तहजीबों को जाहिर करती हैं, वो 900 हैं। वो 900 है। और इसके अंदर जो है वो 900, 218 जो है वो हैं जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं। नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं मतलब जैसे थी उनको वैसे ही महफूज कर लिया गया, कुदरती तौर पर बनी थे। और पता है ये सारी की सारी साइट्स कितनी कंट्रीज में है? 167 कंट्रीज के अंदर था ये सारी की सारी। सो इनमें अगर आप बात करना चाहें तो 58 जो है वो सिर्फ इटली के अंदर है। 58। अगर पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा हेरिटेज साइट्स जो है वो कहाँ पे हैं, तो सर फहरिस्त नाम आता है इटली का, जहाँ पे 58 सिलेक्टेड साइट्स हैं। दूसरे नंबर पे अगर नाम आए तो वहां पे चाइना का नाम आएगा। चाइना, जिसके पास 56 जो है वो साइट्स हैं। सो तीसरे नंबर पे और आखिरी मैं बात करूंगा क्योंकि इससे तो लिस्ट लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको तीन याद रखनी है। तीसरे नंबर पे जर्मनी आ जाता है जिसकी 51 साइट्स हैं। हम 10 पॉइंट्स मुकम्मल कर चुके हैं।
क्या हमारे पास कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें ये 10 के 10 पॉइंट अभी के अभी याद हो चुके हों? इज़ देयर एनीवन जो ये बता सके कि सर मुझे हमने ये जो पॉइंट्स अभी देखे हैं, डिस्कस किए हैं, मुझे याद हो चुके हैं। कितने हैं? ये आप खुद देखेंगे। ये मैंने क्वेश्चन जानबूझ के छोड़ा है आपके लिए, आप खुद देखेंगे इसे पाकिस्तान में कितने हैं। हाउ मेनी साइट्स आर देयर ताकि आप इसे देखेंगे। मैंने 3 फेमस बताई हैं, तो पाकिस्तान का खुद देखेंगे, ताकि आप लोगों को इसके साथ कुछ और भी याद ग्रेट होगा। चलिए, तो जी, अब हम बनबोड़ की बात कर रहे थे। बनबोड़ से हम वापिस आते हैं। सिंध के अंदर एक पहाड़ी सिलसिला भी पाया जाता है। यूँ तो बहुत से पहाड़ी सिलसिले हैं, लेकिन एक ऐसा सिलसिला जो कि पेपरों में बार-बार पूछा जा जा चुका है, वो हमारे पास है, वो है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोहे किरथार जो है, एक ऐसा पहाड़ी इलाका है, या इन्हें हम किरथार माउंटेन्स भी कहते हैं। ये सिंध के अंदर जो है वो पाया जाता है। ये एक ऐसा इलाका है जो कि 2 सूबों के दरमियान है, पाकिस्तान के। पाकिस्तान के 2 सूबों के दरमियान प्रोविंस बलूचिस्तान है और दूसरे नंबर पे हमारे पास सिंध है। बलूचिस्तान और सिंध के अंदर ये पाया जाने वाला पहाड़ी इलाका। ज़्यादातर इसका हिस्सा जो है वो एक नेशनल पार्क जिसे हम किरथार नेशनल पार्क कहते हैं, उसको भी उसमें है। सो जी, ये इम्पोर्टेंट है। इसकी जो हाईएस्ट पीक जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, किरथार माउंटेन की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम जो है वो ज़रदाक पीक है। ज़रदारी से याद रख लीजिएगा, ज़रदाक पीक है, जो कि सबसे ऊँची है और उसकी ऊँचाई कितनी है? 7430 फीट। मुझे बताएँगे माउंट एवरेस्ट जो है वो उसकी कितने मीटर जो है वो ऊँचाई है? माउंट एवरेस्ट कितनी मीटर जो है वो उसकी ऊँचाई है? माउंट एवरेस्ट जो है 8611 जो है वो। याद रखिएगा K2 की 8611 है। नागा पर्वत की याद है कितनी है? पाकिस्तान के अंदर जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तान में सबसे पहले जो है वो K2 आती है। K2 की 8611 मीटर है। दूसरे नंबर पे हमारे पास पाकिस्तान के अंदर ही जो है माउंटेन्स का की रेंज है, जो पहाड़ी है उसका नाम नागा पर्वत है। पर्वतों की इस पहाड़ी की ऊँचाई 8126 8126 मीटर है। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो गेशर बर्म आ जाती है, 3rd नंबर पे, और इसकी जो है वो 8080 मीटर जो है वो टोटल इसकी ऊँचाई है। 4th नंबर पे ब्रॉड पीक आ जाती है, वगैरह, 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 लेकिन 3 जो है वो आपको याद रह जाएँ, ये काफ़ी है। सो जी, हमारे पास किरथार हिल्स के बारे में जो है वो याद रखिएगा, ये वो इम्पोर्टेंट पहाड़ी सिलसिला है जो कि सिंध के अंदर वाक़या है। आगे चलते हैं यहाँ से जो है अ, सिंध के इलाके में एक मोइनजोदाड़ो के बारे में मैंने कुछ डिटेल्स बताई थी। किस-किस को याद है कि मोइनजोदाड़ो जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? मोइनजोदड़ो के बारे में ऐसी कौन-सी चीज़ है जो कि इम्पोर्टेंट है? मोइनजोदाड़ो मोइनजोदाड़ो जो है वो अज़ान हो रही है? मेरे बैकग्राउंड में या आपके बैकग्राउंड में? ड्रेनेज। अच्छा जी, मोइनजोदड़ो जो है इसका मतलब है माउंट ऑफ द डेड मैन। माउंट ओके, बहुत अच्छी बात है कि आपके बैकग्राउंड में अज़ान हो रही है। आई एम श्योर कि आप खामोशी से सुन रहे होंगे। अगर हमें भी आवाज़ आ रही होती तो मैं भी उसे खामोशी से सुनता मरीम ज़फ़र। मोइनजोद आप क्या चाह रहे हैं हम भी खामोश होके सुने? मैं समझा नहीं इस मैसेज का मतलब। आपका माइक ओपन कर दें और हम भी अज़ान सुने, इज़ इट जो आप बताना चाह रहे हैं? ज़रूर लिखिएगा। मोइनजोदड़ो का मतलब है माउंट ऑफ द डेड मैन, ठीक है? तो इसका मतलब है माउंट ऑफ द डेड मैन। बेसिकली ये सिंधी के अंदर कहानी ये है
ओके जी, मरियम चाह रही हैं कि हम सब अजान सुने खामोशी से। तो आपका माइक ओपन कर देते हैं ताकि हम भी अजान सुन लें प्लीज। वी आर डन विद इट। थैंक यू, आप अपना माइक बंद कर लीजिएगा। ओके जी सर, कितार हिल्स मीटर्स में कितनी है? 2260, 2260, 2260, 2260। ओके, पाकिस्तान में जी खुबैब ने बताया है कि 6 साइट्स जो हैं वो हैं, उनको शामिल किया जा चुका है। इस पे से मजीद सर्च कीजिएगा। मेरा ख्याल है कि ये पॉइंट ज्यादा हैं इससे जो है वो। मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो का मतलब माउंटेन ऑफ द माउंट ऑफ द मोहन भी इसे कहा जाता है। बेसिकली एक आर्कियोलॉजी साइट है। और मोहनजोदड़ो के बारे में जो चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि ये 2500 BC बिफोर क्राइस्ट, यानी कि हजरत ईसा की पैदाइश से 2500 साल पहले इस शहर को आबाद किया गया था। बड़ा शहर था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के आई इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो उसके किनारे पर वाक़ है। मोहनजोदड़ो के बारे में जो चीजें आपको याद रखनी है कि ये तहजीब इतनी ही पुरानी है जितनी कि इजिप्ट की है, जितनी कि मेसोपोटामिया की है। ये काफी जो है वो पुराना शहर था। कहा यह जाता है कि मोहनजोदड़ो के अंदर जो है वो तकरीबन 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 जो है वो यहाँ पे इस शहर में 40,000 के करीब लोग रहा करते थे। सो इस तहजीब तमद्दन में 40,000 लोग जो हैं वो मौजूद थे और वो नहीं रहे। लोकेशन इसकी जान लीजिएगा, लारकाना, जहाँ पे भुट्टो साहब अभी भी जिंदा हैं। बड़ी मोहब्बत करते हैं लारकाना के लोग जो हैं वो। हमारे एक स्टूडेंट थे, वो गरीब खुदा बख्श से थे। सो बड़ी अकीदत रखते थे, पीरों की तरह मानते थे, जिस तरह से कुछ लोग शाह महमूद कुरैशी को मानते हैं। सो इसका एरिया जो है वो हमारे पास 620 एकड़ के करीब करीब ये शहर जो है वो वाक़या था। 620 एकर्स पर ये जो है वो मुश्तमिल था। सो हमारे पास ये सारी की सारी इसकी जो है वो डिटेल्स हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर जो है वो इसको शामिल किया गया था 1980 1980 में इसको शामिल किया गया था। और अभी भी ये शहर जो है वो मिट रहा है, खत्म हो रहा है। और आपको पता ही है कि हम लोग कितनी को कोशिश करते हैं अपनी सिटीज को बचाने की, और यहाँ पे जिंदा लोगों के शहरों को बचाया जा रहा था। ये तो फिर जो है वो माउंट ऑफ द डेड मैन है। सो जी, उमर जोदारू के बारे में ये हमारे पास बेसिक डिटेल्स। आगे चलते हैं, कुछ और डिटेल्स जो कराची के बारे में और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट हमारा जो आखिरी प्रोविंस है केपी के, उसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। आगे से हम बात करते हैं कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के जो है वो मज़ार के बाद, जो कि कराची में लोकेटेड है। एक दफा एक क्लास में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा जिसका जवाब मैं आज भी ढूंढने से काशिफ हूँ। उन्होंने कहा कि सर, मोहम्मद अली जिन्ना यानी कि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र में कौन दफन है? तो मैं इस सवाल का जवाब कम से कम मैं तलाश नहीं कर सका। अगर किसी को मिल सके तो वो मुझे भी बताए कि मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र में कौन दफन है। उन्हें लगता है कि मोहम्मद अली जिन्ना वहां पे दफन नहीं है। सो आज हम सारे कायदे की बात करते हैं। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन किसी के जहन में हो
तो उसके लिए पेश की माजरत, इसका जवाब मेरे पास नहीं होगा। मोहम्मद अली जिन्ना हमारे नेशनल फाउंडर हैं पाकिस्तान के। अब इनके विज़ारत पे बात करेंगे। 1960 में इसको तामीर किया जाता है। 1960 में मोहम्मद अली जिन्ना का जो मिज़ार था, इसकी जो मॉडर्न शेप है, जो मॉडर्न फॉर्म है, वो 1960 में आते हैं, शुरू की जाती है 1960 में। इनफैक्ट इसकी जो सारी की सारी तज़ीन व आराइश है, इसकी जो ब्यूटी है, कंप्लीट किया जाता है 1971 में, जब हमारे पास ढाका का डिबैकल होता है उसके बाद। एक आइकॉनिक है, एक सिंबल है कराची का। अ, जैसे आपने जो है वो इस म्यूज़ियम का इसको देखा होगा, आई एम श्योर कि आपको ये ज़हन में आया होगा कि ये पाकिस्तान से तो चीज़ें नहीं कम से कम मंगवाई गई होंगी। खैर, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ और बताऊँ ये चीज़ें कहाँ-कहाँ से आई थी, ये बताना भी ज़रूरी है कि इसी के अंदर जो है वो माज़र मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना जो हैं, उनका भी टॉम्ब है, फ़ातिमा जिन्ना। तो जी, फ़ातिमा जिन्ना जो हैं वो, इनका भी टॉम्ब वहीं पे है। जिनको नहीं याद, मैं बता दूँ, 31 जुलाई 1893 में फ़ातिमा जिन्ना पैदा होती हैं। 1967 में पाकिस्तान बनने के बाद इनकी जो है वो डेथ होती है। पाकिस्तानी थी, पॉलिटिशियन थी, डेंटिस्ट थी बाय प्रोफेशन। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछा जाता है, डेंटिस्ट थी, पॉलिटिशियंस भी थी। अपने भाई को बड़ा सपोर्ट किया था मोहम्मद अली जिन्ना को जो है, ठीक है? सो ये जो है ऑपोज़िशन ऑफ पाकिस्तान की भी लीडर थी। पाकिस्तान के अंदर जो है वो ऑपोज़िशन जो थी, ऑपोज़िशन ऑफ पाकिस्तान की भी लीडर थी, और इनका जो ऑपोज़िशन लीडर के तौर पर टेन्योर था वो 1960 से शुरू होता है और 1967 तक जो है वो इनका टेन्योर चलता है। फ़ातिमा जिन्ना जो है वो। फ़ातिमा जिन्ना जो है, इनके पहली दफ़ा जो है वो ये ऑपोज़िशन लीडर बनती हैं। ओके, इनके बाद जो है वो नूरुल अमीन जो है वो ऑपोज़िशन लीडर बनते हैं। मुझे बता सकते हैं नूरुल अमीन हिस्ट्री में एक और लिए भी फ़ेमस है। क्या वजह है कि नूरुल अमीन क्यों फ़ेमस है हिस्ट्री में? नूरुल अमीन जो हैं वो फ़ेमस हैं। क्यों फ़ेमस हैं जी? नूरुल अमीन ऐसा क्या था? नूरुल अमीन क्या थे जी? सिर्फ़ जो हैं वो ओनली वाइस प्रेज़िडेंट पाकिस्तान में गुज़रे हैं नूरुल अमीन जो हैं। नूरुल अमीन एक सिंगल जो है वो वाइस अ, थे, प्रेज़िडेंट थे, और ये थे। ये बंगाली लीडर थे, बंगाली लीडर थे, और ये वही लीडर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर 13 दिन जो है वो सर्व किए थे। सिर्फ़ 13 डेज़ जो है वो सर्व किए। सो जी, ये फ़ातिमा जिन्ना के बारे में डिटेल्स हैं। और यहीं पर जो है वो नवाबज़ादा लियाकत अली खान की भी गालिबन जो है वो कब्र मौजूद है, और नूरुल अमीन जो हैं उनके लिए भी मौजूद है। सो जी, यहीं पे करीब-करीब सरदार अब्दुल रब नश्तर हैं और दूसरे लोग भी हैं, लेकिन हम आज की डिस्कशन में सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बात करेंगे। सो जी, जिन्ना का ये जो म्यूज़ियम है, ये बहुत मॉडर्न लुक रखता है। मैंने बताया 1960 में शुरू किया गया था। अगर आपसे एग्ज़ैक्ट डेट पूछी जाती है, तो वो 31 जुलाई 1960 में इस पे काम करना, इसकी फाउंडेशन जो है वो रखी जाती है। 31 जुलाई 1960, और ये कंप्लीट होता है 18 जुलाई को, 18 जनवरी को, 18 जनवरी को 1971 में। ओके जी। सो जी, इसकी जो हाइट इसकी है जी 43 मीटर्स। इसका जो फ्लोर एरिया है, जिसने इसका फ्लोर एरिया है, वो फीट के अंदर ही हमेशा पूछा जाता है, आपके स्क्वायर मीटर्स के अंदर पूछा जाता है। 3100 स्क्वायर मीटर है जी। इसको कंप्लीट करने वाले जो आर्किटेक्ट हैं वो याहिया थे, इनका नाम याहिया मर्चेंट भी है। याहिया जो है वो, इनकी नेशनैलिटी इंडियन थी, और इन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो है, इसके अलावा जो है वो इंडिया के अंदर मुंबई के अंदर जो है वो बहुत से काम कंप्लीट किए थे। सो यही जो हैं वो इनके मर्चेंट हैं। दीज़ आर द डिटेल्स अबाउट सिंध। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सिंध के बारे में हैं। हम एक और चीज़ डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है वो हम इसे कंप्लीट करेंगे। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अदरवाइज़ हम जो है वो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ओके जी।
सो हम बात करेंगे जी लाल शहबाज कलंदर के बारे। कोई मुझे बता सकता है कि लाल शहबाज कलंदर जो है वो कौन थे? लाल शहबाज कलंदर, वो भी यहीं पे दफन है, वो भी यहीं पे दफन है खुबैब साहब, वो भी यहीं पे दफन है, वो भी यहीं पे दफन है। अच्छा जी, सखी लाल शहबाज कलंदर या सहवन का आपने नाम सुना होगा। ये हमारी सिंध से आखिरी पर्सनालिटी हैं और उसके बाद हम केपीके से की तरफ मूव कर जाएंगे। अगली स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन शॉट आई एम श्योर कि आपने ले लिया होगा। चलिए जी मूव करते हैं यहाँ से। लाल शहबाज कलंदर, असल नाम इनका हजरत सैयद उस्मान मरवंदी था। हजरत सैयद उस्मान मरवंदी था। पैदा होते हैं 1177 1177 में, डेथ होती है 1274 के अंदर। शहबाज कलंदर जो है, इनका एक पॉपुलरली नोन था, निकनेम था लाल शहबाज कलंदर। लाल जो है ये बेसिकली जेम को कहा जाता है। तो स्क्वायर मीटर आंसर, स्क्वायर मीटर मतलब होता है जेम। ठीक है, लाल शहबाज कलंदर का मतलब है कि एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत कीमती है। ये सूफी सेंट थे, सूफीज्म से इनका ताल्लुक था। ये इनका ताल्लुक जो है वो सूफीज्म से था और अपने आप को कलंदर कहा करते थे। बेसिकली कलंदर एक टाइटल है। अगर मैं कलंदर की बात करूं, सूफीज्म के अंदर जो लोग सूफी होते हैं वो अपने लिए एक टर्म यूज करते हैं, वो कलंदर की टर्म है। कलंदर एक ऐसा पर्सन होता है जिसको लगता है कि मुझे आम इंसानों से चीजें देख, रीच होती है, जो पावर होती है वो दूसरों से ज्यादा होती है। मान लीजिए वो आपको देखने के बाद कुछ और बताना शुरू कर दें, वो बताना शुरू कर दें कि आप अ, जो जिंदगी के अंदर आपके पास बहुत सी कामयाबियां हैं, बहुत सी ये चीजें हैं। तो एक ऐसी चीज, एक ऐसा लेवल जिससे आम लोग जो है उनसे सरपास कर जाते हैं, ये ऐसा सूफीज्म के अंदर जो है वो मानना है। आपका मुत्तफिक होना कतई जरूरी नहीं है, लेकिन एक बिलीव है। और उन्हें ये लगता है कि ये लाल जो होते हैं, ये जो कलंदर होते हैं, वो इंसानों को उस सतह तक देख सकते हैं जो कि वो कहीं जाके जो है वो विटनेस बन जाते हैं उस एक रवायत का जो कि प्रॉफिट्स की तरफ से चली आती है। और ये उनके जो है वो एक रहनुमा है, अ, उस रवायतों के रहनुमा हैं, गॉड फॉरबिडन प्रॉफिट्स के नहीं, उन रवायतों के रहबर हैं जो कि चली आती हैं। और ताबईन तय ताबईन जो मूव ऑन चलते रहे हैं। सो जी कैलेंडर का जो स्टेटस होता है वो हाई होता है। आम पोइट्स है, आम सूफीज जो है वो उसके अंदर कलंदर एक ऐसे सेंट को दिया जाता है जो कि रूहानियत के सबसे ऊपर वाले लेवल पे चला जाता है। वो दूसरे सूफिया से मुख्तलिफ होता है। उसकी खुदा के लिए जो मोहब्बतें होती हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। कलंदर जो है वो अपनी धुन में रहते हैं। कलंदर को कोई परवाह नहीं होती टाइम एंड स्पेस की। कलंदर जो है वो उसे किसी की ना तो चार्ज की, ना गवर्नमेंट की, किसी कमांड की कोई परवाह नहीं होती। वो जब लोगों से मिलता है तो हम्बली मिलता है, उनको सुनता है। उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है वो खुदा के साथ होता है। जैसे शहबाज कलंदर हैं, शम्स अली कलंदर हैं, बाबा फखरुद्दीन कलंदर है, कलंदर बाबा औलिया वगैरह वगैरह वगैरह। ये कलंदर के बारे में बेसिक डेफिनेशन है। खैर, हम जो है वो बात कर रहे हैं हजरत सैयद उस्मान मरवंदी की। इनकी पैदाइश जो है वो मरवंद के इलाके में से जो है वो हम इसीलिए इसको जो है नाम के साथ भी अटैच करते हैं। इनकी पैदाइश जो है वो मड़वन में होती है, लेकिन इनकी डेथ जो होती है वो सहवन में होती है। सहवन अभी पाकिस्तान के अंदर है। सहवन शरीफ के नाम से भी ये जाना जाता है। इनकी वफात 1274 में होती है। सो ये सिंध का इलाका है। लाल शहबाज के अंदर जो है बेसिकली इनकी फैमिली बगदाद से आती है। बगदाद से इनकी फैमिली आती है, सिंध में सेटल होते हैं। वजह शोहरत ये है कि इस्लाम जो है वो उनको फैलाते हैं। इस्लाम को सिंधी पॉपुलेशन के अंदर जितना भी फेमस करते हैं अपने टेन्योर के अंदर, वो सखी लाल शहबाज जो है वो करवाते हैं। अभी तो जो सिंधी हैं या जो दूसरे लोग हैं, इनके मज़ार पे तरह तरह के लोग बैठे होते हैं, लेकिन औलिया कराम जो हैं या सेंट्स की ऐसी ट्रेडिशंस नहीं रही थी। ठीक है। सो आपने, आई एम श्योर कि एक बड़ा फेमस जो है वो एक, आई डोंट नो कि वो जो है उसको किसने गाया है। दमादम मस्त कलंदर के नाम से जो है वो एक पर्टिकुलर जो है वो कंपोजिशन है। एक स्पिरिचुअल कवाली है, सूफी कवाली है।
जो कि इनके लिए लिखी गई थी, लाल शहबाज का अंदर 7 के लिए जो है वो, ठीक है? जिसको इवन जो है वो जिसको लिखने वाले अमीर खुसरू थे, ठीक है? अमीर खुसरू जो है वो उसको लिखने वाले थे, ये बहुत फेमस है दमादम मस्त कलंदर के लिए। इवन इसको मॉडिफाई करते हैं बुल्ले शाह। बुल्ले शाह भी जो है वो इसको मॉडिफाई करते हैं, इसके अंदर तब्दीलियां लेके आते हैं और ये 18th सेंचुरी के अंदर होता है, ठीक है? ये कहा जाता है कि ये कव्वाली जो है वो बहुत फेमस रही और आज भी जो है वो ये चलती है सिंधी कल्चर में भी, पंजाब में भी, और आपने भी इसको जो है वो ज़रूर सुना होगा कहीं न कहीं। ओके जी, ये हमारे पास जो है वो कुछ डिटेल्स थी। अब हमारे पास एक आखिरी सिलसिला, आखिरी जो है वो सीन, और उसके बाद हम जो है वो आगे चलते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा अब्दुल्ला शाह गाज़ी, जो कि आज की डिस्कशन के हमारे जो है वो आखिरी सेंटेंस। अब्दुल्ला शाह गाज़ी जो है वो इनकी वजह शोहरत ये है कि इनका सिलसिला नसब नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो हैं, उनके जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, उनसे जो है वो इनका सिलसिला मिलता है। तो जी, अब्दुल्ला शाह गाज़ी जो हैं, ये दफ़न है कराची के अंदर, क्लिफ्टन में इनका जो है वो मज़ार है। क्लिफ्टन कराची के अंदर जो है वो इनका मज़ार है। पैदा होते हैं अराउंड 720 के करीब, डेथ होती है 768 के करीब। वही ज़माना जिसमें मोहम्मद बिन कासिम जो है वो आता है, तो 711 में उसके बाद उनकी जो है वो पैदाइश होती है। रियल नेम जो है वो अब्दुल्ला था, लेकिन अब जो है वो अब्दुल्ला शाह गाज़ी के नाम से जो है वो जाना जाता है। इनके फादर जो हैं, वो मैंने बताया कि वो डिसेंडेंट थे, उनका सिलसिला जो है हज़रत फ़ातिमा से जाके मिलता था। सो इन्होंने सिंध के अंदर जो है वो टाइम गुज़ारा, सिंध के अंदर इन्होंने जो है वो इस्लाम की तबलीग की। सो इनका मिज़ार क्लिफ्टन में है, यही डिटेल्स आपको जो है वो याद रखनी है। और इनको इनको जो टॉम था, बनाने वाले, उनका नाम मुर्शिद नादिर अली था। ये क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, मुर्शिद नादिर अली, उन्होंने जो है वो इसको बनाया था। दैट इज़ समथिंग अबाउट सिंध। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछा जा सकता है। जी, आबिदा परवीन ने अली, आबिदा परवीन। आज ही वो उनकी कॉलेज चल रही थी, तो कोई कह रहा था कि मेरी भाई ये ख्वाहिश है कि इसकी ना पोनी कर दी जाए आबिदा परवीन। वो जो खुले बालों के साथ रहती, जिनकी पोनी करना नामुमकिन है ऑन अ लाइटर नोट। सो जी, इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, दिस इज़ द फर्स्ट सेकंड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सेकंड है। मीटिंग में हम जैसे ही दोबारा जॉइन करेंगे, अब अगली डिस्कशन में हमारा लास्ट प्रोविंस होगा और वो केपीके होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अदरवाइज़ हम जॉइन कर रहे हैं दोबारा से, और अब हम जो है वो केपीके को डिस्कस करेंगे, ठीक है? केपीके के बारे में बात करते हैं।